चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो विल कंटिन्यू विद वेयर वी लेफ्ट ऑफ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ्स किए थे, जिसमें हमने ग्राफ्स भी नहीं किए थे, एक्चुअली हम लोगों ने ग्रेडियंट्स किए थे। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे एंड विल कंटिन्यू विद दिस ग्राफ्स। ठीक है, अब इनके हम सारे के सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये दिखते कैसे हैं। व्हाट डू दीज रिप्रेजेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एंड देन वी हैव अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जस्ट मेक एनी लाइंस कोई ऐसे ऐसे बना दें। ठीक है, नाउ वी हैव टू ग्राफ्स इन आवर कोर्स, एक डिस्टेंस टाइम है और एक वेलोसिटी टाइम है। वेलोसिटी टाइम हो गया, स्पीड टाइम हो गया, या डिस्टेंस टाइम हो गया, या डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों हो सकते हैं। इधर लिख लें, दिस कैन आइदर बी डिस्टेंस और इट कैन आइदर बी डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज आइदर वेलोसिटी और दिस इज स्पीड। ठीक है, इन दोनों में से एक हमारे पास होगा। Now when you look at a distance time graph or a velocity time graph, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि what is represented by their gradient. So what does the gradient? Now always remember gradient is represented by an m, and what does this m represent? For a distance time graph, what does this represent? कोई बता सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए क्या होता है? What does the gradient of a distance time graph represent? Speed, Anas. देखिए, when I'm talking about a distance time, distance is a scalar quantity। ठीक है, अभी मैं distance time की बात करूँ, dt की। Distance time is a scalar quantity, right? So if it's a scalar quantity, the answer should also be scalar. So it represents speed. Okay. However, if I talk about a displacement time graph, displacement time मेरे पास kiddos क्या हो जाता है? It is vector। ठीक है, तो if it's vector, तो फिर क्या represent करेगा ये हमारे पास? It's gonna represent velocity। Is this point clear? So when we have a scalar quantity in our axis, which is distance, so our answer is going to be speed. When we have a vector quantity, that is displacement, हम लोगों ने पिछली क्लास में स्केलर वेक्टर्स किए थे, ठीक है, बेसिक लेवल पे। तो हमारे पास क्या होगी? द आंसर वुड बी वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर हमारे पास गाइस वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, now the gradient for both velocity time graph and speed time graph represents the same thing. Gradient, which is m, represents the same thing. What is that? For a velocity time or a speed time graph, it represents the same thing. What is that? G. It is acceleration। कैसे आप लोगों को ये बेसिक बेसिक बातें भी भूली हुई है सारी? यू आर हेयर टू लर्न, बट थोड़ी थोड़ा तो याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा। So the gradient of a velocity time or a speed time graph represents your acceleration। अच्छा, अब जब ये आपकी acceleration represent करता है, तो there is also one more thing, area under the graph। एरिया अंडर द ग्राफ। अब इधर एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? जी, एरिया अंडर द ग्राफ, इट रिप्रेजेंट्स योर, एनी गेसेस? या, अच्छा, अब इधर भी देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस। ओके, द एरिया अंडर द ग्राफ व्हेन यू हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ, it represents your distance. When we have a velocity time graph, it represents your displacement. तो always remember guys, whenever we are talking about a scalar quantity, फिर हम आगे भी scalar quantity की बात करते हैं। If we are talking about a vector quantity, हम आगे भी vector quantity की बात करते हैं। Is this point clear? This is a very important point. Okay, when we are talking about a scalar quantity, we talk about the scalar quantity. When we are talking about vector quantity, we talk about vector quantity। ठीक हो गया?
इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? नाउ विल जस्ट, इसमें हमारे पास दो और चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर में। एक मैं आपको एग्जांपल छोटा सा करवा देता हूँ, जस्ट सो दैट दिस टॉपिक इज परफेक्टली क्लियर। विल टेक डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड देन विल टेक अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब गाइस जब मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, मैं इस तरीके से बनाता हूँ इसको, ठीक है। दिस इज T0, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3। सही हो गया। इधर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बना देते हैं। हम्म, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है एंड देन दिस। ये जरा आप लोग प्लीज बना लें काइंडली, सब इसी को कॉपी कर लें। T2 एंड दिस इज T3, T1, T2 एंड T3, तो वही हमारे पास तीन हो गए। अब इधर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप लोगों ने प्रॉपर, जो हम लोगों ने ऊपर ग्राफ्स पढ़े थे, ग्रेडियंट्स पढ़े थे, ये आपको प्रॉपरली मेमोराइज्ड हो, समझ भी हो, बट मेमोराइजेशन इधर ज़्यादा आ जाती है कि यू नीड टू नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन ईच ऑफ दिस, ओके। एंड आगे आपने उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। क्वेश्चन ऑलवेज इज डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द मोशन, एक ही हमारे पास सवाल आता होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे बेसिकली, एंड दैट इज डिस्क्राइब द मोशन। अब गाइस लेट्स सपोज हम क्वेश्चन नंबर वन ले लेते हैं। वन के लिए हम लोग करते हैं T0 to T1, देन T1 to T2, एंड देन T2 to T3। सही हो गया। अब ये T0 to T1 हमारे पास क्या है? T0 to T1, व्हाट इज हैपनिंग टू द ग्रेडियंट? मुझे बताएं ग्रेडियंट को क्या हो रहा है? इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द ग्रेडियंट फ्रॉम T0 to T1 क्या हो रहा है? ऊपर ग्राफ चेक करें, यू शुड हैव, द ग्राफ शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बताएं। इट्स इंक्रीजिंग, राइट। सो अब ये हमारे पास इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट स्पीड, सो यू विल राइट द स्पीड इज इंक्रीजिंग। मोशन is always your speed, okay, or your velocity. So the speed is increasing, or you can write the object is accelerating and the speed is increasing, so the speed is increasing. T1 to T2, मुझे बता सकते हैं? Now it's a straight line. Straight line कौन सा क्या represent करता है? It represents constant gradient. So guys, what will I write? What will be the proper wording? The speed is constant, ठीक है। एंड फॉर द लास्ट पॉइंट कोई बता सकता है? लास्ट वाला थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रिपीट हो रहा है। वी कैन गो विद समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या होगा बताएं? द स्पीड इज decreasing. Now, one thing that is very important over here is that is, guys, remember कि आप फिजिक्स में इट का वर्डिंग यूज नहीं करते। आई कैन नॉट राइट इट इज इंक्रीजिंग। इफ आई राइट इट इज इंक्रीजिंग, क्या मतलब? यू गेट 0 मार्क्स, ठीक है। The word it throughout physics, you do not use it. It is decreasing, it will change, it will decrease, it will increase, yeah, it will collide. No, you either write the object, speed, velocity, momentum, XYZ, जो भी आप टॉपिक की बात करें, you always name that. Is this point clear? जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यू स्टूडेंट्स जो है, हुमाम, गुलीन, उमर, आप लोगों के लिए, बाकियों को तो पता है ना ये पॉइंट, कि इट का वर्ड आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। देन अगेन, अच्छा इधर आते हैं T0 to T1, T1 to T2, एंड T2 to T3। अच्छा, नाउ व्हाट विल वी डू ओवर हियर? इधर मुझे बताएं क्या करना चाहिए हमें। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलरेशन। सो T0 to T1, व्हाट्स हैपेंड टू द ग्रेडियंट?
ग्रेडियंट को क्या हो रहा है? इट इज, गाइस आप लोगों को ग्राफ्स याद होने चाहिए, ग्रेडियंट्स। इट इज डिक्रीजिंग। सो इफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग, हमारा अगर ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहे, सो व्हाट विल आई राइट? द एक्सेलरेशन। अच्छा, पहले आप लोग स्पीड का लिख लिया करें, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, द स्पीड इज इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। चूंकि हमारे पास गैस एक्सेलरेशन कम हो रही है, एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट मोशन, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द स्पीड। सो द स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड हमारे पास कुछ नहीं हुआ, बट विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, चूंकि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ है। आगे, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सारे बच्चे गलत भी कर देते हैं। मुझे बताएं इसका हम क्या लिखेंगे? द स्पीड इज कांस्टेंट, correct, zero acceleration due to no acceleration. एंड T2 to T3 क्या होता है बताएं? T2 to T3, speed is increasing, the speed is increasing with constant acceleration। देखिए, स्ट्रेट लाइन है ना, तो कांस्टेंट। ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीवन? Mahira and Shireen, why are you guys not responding? Shireen Akhundzada, Mahira Khan, नहीं, डेड डेड सो क्यों हो गए आप लोग? ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? शुड आई मूव अहेड? ओके, परफेक्ट। नाउ गाइस we'll talk about terminal velocity। टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी इज अ टॉपिक जो बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। ठीक है, दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट, if I'm being honest। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी basically says कि when a object keeps on falling down in air, remember हम इधर एयर में बात करते हैं, अच्छा, एयर रेजिस्टेंस होती है हमारे पास। एक पॉइंट पे, एट वन पॉइंट इट रीचेस इट्स मैक्सिमम velocity। After that point, it will no longer, there will be no longer be an increase in its velocity or speed। So इसका ग्राफ हमारे पास जो बनता है, if I make a velocity time or speed time graph, it's something like this। इसको मैं दो पार्ट्स में बना लेता हूँ, ये एक पार्ट है, एंड देन देयर इज दिस कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, तो देन देयर इज दिस इंक्रीजिंग, जिसमें हमारे पास स्पीड इंक्रीज होती है, एंड देन देयर इज दिस डिक्रीजिंग कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, this is increasing speed, velocity is increasing with your decreasing acceleration। देखें, velocity तो मेरी increase हो रही है, बट मेरी acceleration की डोज क्या हो रही है? Decrease because of the graph। एंड इस पॉइंट पे मुझे बताएं मैं क्या लिखूंगा? My velocity is gonna be constant and my acceleration is gonna be zero। और by the way, अगर आप लोगों को नहीं पता, this is increasing, this is decreasing and this is constant। okay, ये तीसरा आप लोगों को शायद ना पता हो, I use this for constant, बार बार लिखा नहीं जाता। ठीक है, this is increasing and this is डिक्रीजिंग। ठीक हो गया? पहले मुझे बताइए, ग्राफ थोड़ा सा समझ आ गया? I'm going to explain all of this in detail now, but is this graph clear कि क्या रहे हैं? हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है अप अंटिल अ पॉइंट। ठीक है, और उस पॉइंट के बाद क्या होता है? देयर इज कांस्टेंट वेलोसिटी। उस पॉइंट के बाद आपके पास कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, इट्स अ स्टोरी एंड यू हैव टू मेमोराइज इट एज अ स्टोरी, एंड देन आई एम गोना मेक यू गाइस राइट इट डाउन। जब एक ऑब्जेक्ट गिरता है, व्हेन इट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है, एक बहुत ऊपर हाइट है, अच्छा थिंक ऑफ दिस एज लाइक इनफाइनाइट हाइट, बहुत ऊपर है अभी ये।
थिंक ऑफ दिस हाइट एज इनफाइनाइट, ओके, कि मतलब ये गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होती है एवरीवन? द इनिशियल स्पीड इज गोना बी जीरो, राइट? 0 मीटर्स पर सेकेंड जब ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट करता है। एंड व्हाट्स इट्स एक्सेलरेशन? द एक्सेलरेशन इज 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपके कोर्स में भी है। आज दिस ऑब्जेक्ट, अच्छा स्टार्ट में मुझे बताया, there's only one force acting on this object and that force is also, that force is called weight, सही है? Now when this object starts to fall down, what happens is, इस ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है। एयर रेजिस्टेंस starts to act on this object when it falls down। हमारे पास एयर रेजिस्टेंस भी इस पे एक्ट करती है। याद रखें, एयर रेजिस्टेंस हमारे पास स्पीड की वजह से होती है। when your speed increases when speed increases, your air resistance also increases। ठीक है, इधर तक मुझे बताएं, क्लियर है? ऑब्जेक्ट गिरना शुरू हुआ, स्पीड जीरो थी, एक्सेलरेशन 9.8। ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरना शुरू हुआ, उस पर एयर रेजिस्टेंस ऐड करती है, और जितना हम गाड़ी तेज चलाएंगे एयर रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी। इसका बेसिक ये एग्जांपल है, जब आप लोगों में से सब लोगों ने मोटरवे पे कभी ना कभी ट्रैवल किया होगा। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एट 100 और 120 की स्पीड, आप पे कितनी ज़्यादा एयर का प्रेशर होता है, आप पे फोर्स होता है, आप कितनी स्पीड से जा रहे होते हैं, और कितना आपके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट? So when your velocity increases, your air resistance also increases. Now, F, अच्छा ये इक्वेशन है, ये आप लोगों ने याद करनी है। W माइनस ए आर इज इक्वल टू एम ए। अब ये एग्जैक्टली क्वेश्चंस में बहुत कम आती है, बट दिस इज वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये एक सिंपल सी आपके पास इक्वेशन है। क्योंकि ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट में जो एयर रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ है, और वेट मेरे पास नीचे की तरफ है। ठीक हो गया? नाउ गाइस, दिस वेट इज कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज इसकी वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ। माइनस ए आर इज इक्वल टू एम ए, एम की भी मैं वैल्यू 1 ले लेता हूँ, 1 इंटू ए, फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए आप लोग के लिए ये टॉपिक। नाउ द ओनली थिंग चेंजिंग ओवर हेयर इज एयर रेजिस्टेंस, ठीक है? और उसके मुताबिक मेरे पास मेरी एक्सेलरेशन आती है। तो व्हेन द एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, माय एक्सेलरेशन इज 10। ठीक है, वेरी सिंपल, जो हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट में होता है। ठीक है, अज्यूम मैंने आसानी के लिए इसको 10 अज्यूम कर लिया। ठीक है, स्टार्ट में मेरे पास एक एयर रेजिस्टेंस जो बिल्कुल नहीं थी, मेरी एक्सेलरेशन 10 थी। इधर तक मुझे बताएं, क्लियर है ये? मैंने कहा जब माय ऑब्जेक्ट वाज एट वेरी स्टार्ट, जब उसकी स्पीड ही नहीं थी। अब आई कीप ऑन इंक्रीजिंग माई एक्सेलरेशन, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरी एयर रेजिस्टेंस अब 2 हो गई है। नाउ इफ माई एयर रेजिस्टेंस इज 2, व्हाट विल हैपन टू माई एक्सेलरेशन? माई एक्सेलरेशन इज गोना बी डिक्रीजिंग, राइट? नाउ एयर रेजिस्टेंस इज 4, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। सो ए इज गोना बी 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया? और आगे कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को और कर दें, एयर रेजिस्टेंस को अगर मैं 6 कर देता हूँ, तो मेरी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये अज्यूम ना करेंगे सिर्फ ये इवन नंबर्स हो सकते हैं, वो तो सिर्फ मैंने लिए हैं, ठीक है? नंबर्स आपके कोई भी हो सकते हैं। नाउ आप लोग मुझे बताएं guys, द ट्रेंड क्या है? As you guys can see, when my air resistance increases, when it increases, my acceleration keeps on decreasing. It keeps on decreasing। देखिए मेरी रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है ना, तो मेरी जो एक्सेलरेशन इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ऐसा ही है किडोस? जी। अब आप लोग मुझे कोई बता सकता है कि व्हेन विल एक्सेलरेशन बी जीरो? हमने ये वाला पॉइंट फाइंड करना है कि जब एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगेन मैं इक्वेशन लिखता हूँ इधर, 1 a 10 is e minus ar is equal to 1 a। At which point will the acceleration be zero? This is basic math। I know थोड़ा confusing हो जाता है, but मैं आपको maths के थ्रू, I can either teach you this theoretically or mathematically। तो I always prefer choosing the mathematical way। तो मुझे बताएं guys, किस point पे acceleration zero होगी? At which point? हम्म। Yup, when your air resistance is equal to 10। अब air resistance is equal to 10 का क्या मतलब? इस तरीके से नहीं,
व्हेन योर वेट एंड एयर रेजिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है, एट दिस पॉइंट देखें 10 - 10 जब होगा तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी मेरी, जीरो हो जाएगी ना। तो मुझे आप बताएं गाइस टर्मिनल वेलोसिटी कब रीच होती है, when your air resistance is equal to your weight, terminal velocity is reached। मुझे बताएं ये अब क्लियर हुए कि जब मेरे पास एयर रेजिस्टेंस, याद रखें एयर रेजिस्टेंस की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना, वो आपकी वेट की इक्वल हो सकती है, ठीक है। इन आर केसेस जो हम केसेस पढ़ते हैं, इसमें अलावा अगर आप कोई पैराशूट या वो ले लें वो अलग केस होता है। बट इन अ केस लाइक दिस हमारे पास मैक्सिमम कितना होता है, इट इज इक्वल टू योर वेट। तो इज दिस टॉपिक क्लियर, अभी मैं इसको प्रॉपरली लिखवाऊंगा, बट इज दिस मैथमेटिकली क्लियर कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। जी, मैथमेटिकली ये सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा गाइज, यू माइट इवन हैव वन मोर क्लास एट 9 p.m. टुनाइट, ओके। आई माइट अनाउंस दैट, वो थोड़ा सा अर्जेंट उस पे होगा तो देख लीजिएगा। 9 p.m. टुनाइट यू माइट हैव अनदर क्लास एज वेल, ओके। परफेक्ट। Okay, and guys, this week we'll have classes today and tomorrow, and then we'll have classes on Saturday and Sunday. ठीक है? In between, I'm gonna give you guys a few recordings and stuff, and I'm gonna assign you guys work. तो हमारी क्लास हफ्ते में 4 दिन ही क्लासेस होंगी, बट वो इस वीक में इट्स gonna be Monday, Tuesday, and then it's gonna be the weekend. Because I also have to take some extra classes. I missed a few classes this month में, right? तो इसलिए हम लोग ना ऊपर नीचे करके क्लासेस एट द एंड ऑफ द डे पूरी कर लेंगे, तो उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, किसी ने कोर्स या इन चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी, वो हो जाएगा। नाउ लेट्स राइट दिस डाउन। Yeah, what if I give you guys 2 minutes? Can you guys write this down? How is terminal velocity achieved? The question is, I'm going to write it in the chat box. How is terminal velocity achieved? जी, achieve नहीं होता, वैसे reached होता है, the proper word. How is terminal velocity reached? Can you guys write it down in the chat box? ही लिखिएगा, अच्छा chat box में। How is terminal velocity reached? इसका मुझे आंसर लिखें ज़रा, 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, फिर मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा सही, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। Yeah, but she need like a proper answer for a 3 mark question. अच्छा guys, अब आप Human, that's how you pronounce your name, right? Humam, is that correct? जी सर, हुमाम, परफेक्ट। अच्छा देखिए, अब हुमाम ने जो आंसर लिखा है ना, इट इज करेक्ट, बट इट्स ऑल्सो रॉन्ग। वाई? एंड दिस इट्स रॉन्ग बिकॉज ऑफ अ बेसिक ग्रामेटिकल इशू। एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग दिखते हैं कि यार हमने तो आंसर लिखा था, हमारा नहीं आया, क्यों नहीं आया रिजल्ट, मतलब क्यों नहीं आया ठीक। मेरा आपने तो मेरे ख्याल से चैट जीपीटी मार दी है इसके ना। अब आप हुमाम का आंसर पढ़ें, व्हेन वेट इज इक्वल टू द एयर रेजिस्टेंस एंड द एक्सेलरेशन इज जीरो, नो। व्हेन वेट इज इक्वल टू एयर रेजिस्टेंस ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज जीरो, यार
आप लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन इज जीरो ड्यू टू ए रेजिस्टेंस बीइंग इक्वल टू वेट। डू यू गाइस गेट दैट? आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है, आप लोगों ने लिखना है कि जो देयर इज अ कॉज, राइट, देयर इज अ कॉज एंड उस कॉज की वजह से एक कुछ चीज होती है, ठीक है। अब हुमाम, आई एम ओनली पॉइंटिंग योर आंसर आउट बिकॉज आई वांट कि आप भी ठीक करें, बाकी भी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने जो अपने आंसर्स लिखने गए तो उसमें एक चीज सबसे पहले मैंने आज क्या सिखाया है कि आपने इट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, कि इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस। एंड वेन एवर यू राइट एन आंसर, यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर वेरी ब्यूटिफुली। अब मैं आपको आंसर लिखवाता हूँ इसका, ठीक है। हाउ इज टर्मिनल वेलोसिटी रीच, 4 मार्क का मैक्सिमम का आंसर आता है। तो मैं 4 का लिखवा देता हूँ, अगर 3 का है आप 3 में लिख दें, 2 का है 2 में लिख दें, 1 का है 1 में लिख दें। 1 का नहीं आता, तो 2 या 3 4 आता है। एज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू फॉल डाउन, an object falls down with initial speed u is equal to 0। अच्छा, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। and acceleration is equal to 9.8 meters per second square। as the object falls, its speed increases and air resistance acting on the object increases। ठीक है, इधर तक मुझे बताएं, क्लियर है? कि ऑब्जेक्ट गिरा तो उसकी स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन 9.8 थी, एंड एज द ऑब्जेक्ट फॉल उसकी स्पीड ज्यादा हुई, और स्पीड की वजह से क्या हुआ, एयर रेजिस्टेंस भी ज्यादा हुई। अब यू सीइंग दिस इज लाइक अ कहानी, इट्स लाइक अ स्टोरी, एवरीथिंग फॉलोज। अब एयर रेजिस्टेंस की बात हुई, अब देखते हैं। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ये 2 पॉइंट्स हो गए पहले, until it is equal to weight, and at that point F net is equal to 0। व्हाट इज एफ नेट? ये जो ऊपर में एफ इज इक्वल टू एम ए लिखता हूँ। अच्छा, आपको मैं बात बताता हूँ गाइस, it's not F is equal to ma, it is F net is equal to ma। Always remember that the resultant force acting on an object produces an acceleration। ठीक है, तो your F net is 0, and at that point your F resultant force is 0 due to, now देखें, due to which acceleration is 0 and constant velocity, या टर्मिनल वेलोसिटी स्लैश कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी सबसे बेहतर रहता है, कांस्टेंट टर्मिनल velocity is reached। Now you see the way I've structured my answer, of course I'm a teacher। आप लोगों ने exactly ऐसे नहीं लिखना, आप अंग्रेजी ऊपर नीचे करके कुछ बना सकते हैं। But as an object falls down with your speed is 0 and your acceleration is 9.8, as the object falls its speed increases। अब speed increase क्या हुई, तो your air resistance also increases due to a change in speed। As your air resistance increases, it increases up until your weight and your air resistance is equal, and at that point your F net is 0। अब जब F net 0 होता है तो मेरी acceleration भी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से constant terminal velocity है। Note this down, and is this clear the way I structured my answer, the way I put it into words? नोटिस किया आप लोगों ने guys? एक कहानी की तरह लिखा है मैंने, कि आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। What you guys do is you usually write it very straightforward, which is correct, it's not like it's wrong, but you need to learn how to write proper answers, beautiful answers, जो एग्जामिनर भी पढ़े तो क्या यार इस बच्चे को कुछ समझ है। ठीक है, ये लिख लें, एक बार लिख लें, समझ लें, कोई इशू है तो बताएं।
नोट कर लिया सबने? चले, नेक्स्ट टॉपिक गाइस हमारे पास जो इसी में है, अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो इसके ग्राफ्स होते हैं। अब इसके ना एक ग्राफ तो मैंने आपको करवा दिया, मैं आपको फिर से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आफ्टर आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक। कि जब हम एयर रेजिस्टेंस के साथ बात करते हैं, दिस इज आर ग्राफ, ठीक है, दिस इज फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम सेम थिंग, ओके। अच्छा, एक हमारे पास होता है गाइस फ्री फॉल, जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मींस नो एयर रेजिस्टेंस। रिमेंबर व्हेन देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्योंकि यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट कितनी होती है? कांस्टेंट जी, कांस्टेंट जी, जी की क्या वैल्यू है? 9 बोले 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो योर स्पीड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो अगर आप वैक्यूम में, वैक्यूम इज बेसिकली जिसमें आपके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है, देयर इज नथिंग इन अ वैक्यूम। तो उस पॉइंट पे आपके पास क्या होगा? इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीज ही करती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और भी कर लेते हैं गाइस, सर्कुलर मोशन। So we'll do all these questions tomorrow. ठीक है, we'll have a practice, a marathon type tomorrow for only these questions. और उसमें बड़ा मजा भी आता है सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन हमारे पास, लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कल, बीच में एक गोला बना लेते हैं, ठीक है, जस्ट वी नो दिस इज अ सर्कल। एंड इन अ सर्कुलर मोशन गाइस, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, इट्स ट्रैवलिंग। अ सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज अ मोशन विच एन ऑब्जेक्ट टेक्स द शेप ऑफ अ सर्कल, ठीक है। अगर हम इसकी मैं आपको फिजिक्स की क्या, अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन बताऊं, सर्कुलर मोशन ये होता है, अगर मैं आपको बेसिक वर्ड्स में बताऊं, इन फिजिक्स सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड, लिखें, as motion in which the resultant the resultant force, ब्रैकेट में लिख दे सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीपिटल is perpendicular to the velocity, ठीक है, कि हमारे पास इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अब किसको ये बात समझ आई है, ये जो मैंने इधर लिखा है? किसी को आई है? अच्छा, नहीं आई, कोई मसला वाली बात नहीं। At any given point, I'm going to take 4 points: A, B, C, and D. B, C, and D. A पे guys मेरे पास at any given point, A, B, C, D, always remember that the resultant force acting on the object, resultant force वो force होती है जो object को चक्कर दिलवाती है, ठीक है, is always towards the center, is always towards the center। तो एक ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है which always pushes it towards the center, ठीक है। ये वाली बात क्लियर होगी सबको, कि हमारे पास एक फोर्स है और वो फोर्स एक सर्कुलर मोशन में ऑलवेज गोना बी टुवर्ड्स द सेंटर। नाउ इधर क्या लिखा था? इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। नाउ दिस फोर्स एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी। तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। एट एवरी गिवन पॉइंट इट्स गोना मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये देख लें, इट्स 90 डिग्री ओवर हेयर, 90 डिग्री ओवर हेयर, 90 डिग्री ओवर हेयर एंड 90 डिग्री ओवर हेयर। सही है। And now you guys will assume के, assume नहीं, you guys will might question कि सर अगर velocity एक डायरेक्शन में है और सेंट्रीपिटल बीच में है तो why does it go in a circular motion? इसका एग्जांपल ये होता है कि at any given point गाइस देखें, ये मेरे पास फोर्स है, ये मेरे पास वेलोसिटी है, इसका एक रिजल्टेंट निकलता है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता था दिस, एट एन एंगल, और हर एंगल पे ये चेंज होता रहता है, ये रिजल्टेंट, तो इट फोर्सेस इट टू ट्रैवल इन अ
इस तरीके से, इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट इतनी डिटेल आपके कोर्स में नहीं है कि आप इतना उसमें जाएं। हर पॉइंट पे वो उसको, ना वो सीधा जाता है ना वो अंदर की तरफ, इट मूव्स एट अ स्पेसिफिक एंगल एंड कीप्स ऑन गोइंग इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? शरीन, माहिरा, क्लियर हो गया ये सब कुछ? नेक्स्ट, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब मैं इधर बड़ा बड़ा ये चीज लिख रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हमारे कोर्स में नॉट इन कोर्स। अब आप कहेंगे सर ये कोर्स में नहीं है तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? ऐसा ही है ना। याद रखें, ये है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स, एम इज योर मास, वी इज योर वेलोसिटी, आर इज योर रेडियस। Remember, always remember that, and I repeat, always remember that your centripetal force is directly proportional to your mass. इसका क्या मतलब? मेरे पास जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा मुझे फोर्स चाहिए होगी टू कीप इट इन अ सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले रहे हैं, अगर आप अपने हाथ पे कोई चीज बांधे, कोई धागा, और उसको घुमाएं और आप उसी जगह पे कोई धागे के एंड पे कोई बहुत भारी चीज डाल दें, तो यू विल रियलाइज कि आपको कितनी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, राइट? साउंड गुड? समझ आ गई ना, कि जितना हमारे पास भारी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कितनी ज्यादा हमें फोर्स चाहिए होगी। देन एफ सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। क्या मतलब? कि जितनी मेरे पास ज्यादा, एज माई स्पीड इंक्रीजेज, द मोर अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स आई नीड। मुझे उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होगी जितनी मेरे पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। क्लियर? एंड इन लास्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से दे सकता हूँ कि आप में से कितनों ने गाड़ी ड्राइव की है? व्हेनेवर यू ड्राइव अ कार एंड इफ यू आर ऑन अ राउंड अबाउट, तो वो बहुत बड़ा राउंड अबाउट जब होता है तो आप बड़ा स्लो स्लो अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, राइट? बट एक छोटा यू टर्न लेना होता है तो आपको कितना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, यू हैव टू जोर से स्टेयरिंग मोड़ते हैं, जोर से तो नहीं, आप ज्यादा स्टेयरिंग मोड़ते हैं, एंड देन यू टेक अ स्मॉल कट। तो whenever the radius is small you need a lot of force, and when the radius is very big you need very less force। ठीक हो गया? ठीक हो गया। बेसिक स्टफ, राइट? कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर मास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आपसे पूछ सकते हैं, अगर मेरे पास रेडियस ज्यादा होगा तो व्हाट विल हैपन टू माय सेंट्रीपिटल फोर्स? तो व्हाट विल यू से? यू सिंपली गोना से इट, if the radius decreases your centripetal required centripetal force increases। अगर हमारे पास मास ज्यादा होता है तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा होगी। अगर हमारे पास वेलोसिटी कम या ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से आपके पास कम या ज्यादा होगी, ठीक है। चलो ये नोट कर लें। अच्छा, इसे नोट कर लें, दैट विल बी इट फॉर टुडे। मैम आई एम गोना अनाउंस दैट इन लाइक एन आवर और टू। अगर मैसेज आया वेल एंड गुड, तो क्लास होगी। अगर मैसेज नहीं आता तो आप लोग को पता लग जाएगा कि क्लास नहीं है, ठीक है। सो इफ देयर इज अ मैसेज इन द ग्रुप, वेल एंड गुड। चलें, दैट विल बी इट।